Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, please write down the heading. Today's topic is related to some other type of distribution. Earlier, we have completed the concept of normal distribution and the t distribution. Naturally, both distribution are symmetrical about the origin, and there is much similarity between these two distribution. लेकिन आज जो हम distribution study करने जाएंगे वो इनसे नेचर में थोड़ी सी डिफरेंट होगी और मेरा वे ऑफ टीचिंग भी थोड़ा सा दीगर टीचर से हट के होता है। आई ऑलवेज ट्राई टू एम्फेसिस ऑन द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो चीज़ मैं प्रूफ करवाना चाहता हूँ वो टेक्नोलॉजी के थ्रू आसानी से समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मुतालिक कुछ बातें हैं जो मैं अभी आपसे शेयर कर लूँ। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है कस्टमर एनालिसिस के अंदर। अब आप सोच रहे हो कस्टमर एनालिसिस सर्वे एनालिसिस, ये वही बात है। और सर्वे सैम्पलिंग टेक्निक्स वगैरह आप लोग इससे पहले देख चुके हैं, तो मेरा ख्याल है उस टॉपिक को दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मैंने कहा कि मैं बता दूं आपको कि सर्वे एनालिसिस वही है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं सैम्पल एस्टिमेट्स के। जिस तरह मैंने आपको सैम्पलिंग के बाद रीसैम्पलिंग करवाई थी, तो एक ही क्लास में एक ही पॉपुलेशन से सारे स्टूडेंट्स ने कंटिन्यूस सैम्पलिंग की थी और उसके बाद सैम्पल एस्टिमेट्स के तौर पे मैंने मीन सबसे कलेक्ट कहा था कैलकुलेट करें। इस तरह से सारे लोगों के पास से सैम्पल एवरेजेस मेरे पास आ गए थे। अगर आपको याद हो तो उसी चीज़ को यहाँ सामने रखें। ये मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं सैम्पल एस्टिमेट के। तो सैम्पल मीन जब आए थे हमारे पास तो उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन भी थी, क्योंकि सैम्पल मीन्स जो हैं वो एक जैसे तो थे नहीं सबके। तो जाहिर है कि वो एक दूसरे से सिमिलर तो थे लेकिन वो सेम नहीं थे। चूंकि सिमिलर थे तो मीन बिकम अ डेटा इटसेल्फ। और सैम्पल मीन्स जब डेटा बन गए, अब सैम्पल मीन नहीं रहा बल्कि सैम्पल मीन एक डेटा की शक्ल में हमारे सामने आ गया। तो हर डेटा की एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसी तरह सैम्पल मीन की भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और सैम्पल मीन की उस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया था। और आप सबको पता होगा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन कौन सी होती है। यकीनन वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसी तरह हर एस्टिमेट की एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो एस्टिमेट सिर्फ सैम्पल मीन तो नहीं है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, सैम्पल वेरिएंस भी है, सैम्पल मिनिमम, सैम्पल मैक्सिमम, सैम्पल मॉड, सैम्पल मीडियन। ये सारे के सारे सैम्पल के रिजल्ट्स हैं, इन सब की डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं और उन्हें इन जनरल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस कहा जाता है। और ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं ये जिन पैरामीटर्स से कंट्रोल होती हैं उन पैरामीटर्स को पैरामीटर्स के बजाय इनके एक टर्म यूज होती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अच्छा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये ज़्यादातर कैलकुलेट होते हैं सैम्पल डेटा के थ्रू। और सैम्पल साइज इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मुझे बताएं, इससे पहले जो आप लोगों ने टी डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ा था वो क्या था? सोच के बताएं। n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम था। तो यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की एक डिफरेंट डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूँ, जो डेफिनेशन हो सकता है कि कुछ टीचर्स ना बताते हों, क्योंकि मैं इंस्पायर हूँ खलीफा चार हूँ सैयदना हज़रत अली करम अल्लाह वजह मौला अली अलैहिस्सलाम। नो डाउट जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, तो इसमें कोई कलाम नहीं है। सैयदना हज़रत अली करम अल्लाह वजह इल्म के शहर का दरवाज़ा है, नॉलेजेबल थे। तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं मैंने उनकी ज़ात से समझा। वो वाक़या मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा है, हज़रत वाला का जिक्र हो जाएगा तो इससे बरकत रहेगी हमारे लेक्चर के अंदर। एक शख्स आया उनके बारगाह में और कहा, मौला ये बता दें कि हम कितने मुख्तार हैं कितने मजबूर हैं, यानी कितने हम इंडिपेंडेंट हैं कितने डिपेंडेंट हैं। तो गोया वो अपना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पूछ रहा था उनसे। तो जवाब में हुक्म हुआ अपना एक हाथ बुलंद करो, उसने कर दिया हाथ बुलंद। फिर हुक्म हुआ दूसरा हाथ बुलंद करो, उसने दूसरा हाथ भी बुलंद कर दिया। वो चूंकि ज़मीन पर खड़ा था, तो मौला अली ने कहा कि आप अपना एक पाँव ज़मीन से उठाओ, तो उसने वो भी उठा लिया। और जब मौला अली ने कहा कि अपना दूसरा पाँव भी ज़मीन से उठाओ, तो उसने कहा हज़रत आका मैं ये तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो गिर जाऊंगा। तो फिर उसके जवाब में ये इरशाद हुआ कि ये है तुम्हारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी तुम इतने मुख्तार हो इतने मजबूर हो। इस बात से समझें, पेरिफेरीज इंसान की चार हैं, दो पाँव दो हाथ। इंसान जब किसी फिजिकल एक्टिविटी में होता है, किसी टेस्ट में होता है, इवन फाइटिंग में होता है, जब वो किसी से लड़ भी रहा होता है तो आप देखें अपनी चारों पेरिफेरीज यूज करता है, दोनों हाथ दोनों पैर। लेकिन जब जमीन पर खड़े होने के टेस्ट की बात आई तो उसकी एक पेरिफेरी इंगेज हो गई। गोया n इज इक्वल्स टू 4 उसके पास है, लेकिन जब वो एक टेस्ट से गुजर रहा है जमीन पर खड़े होने के, तो वो 4 - 1 यानी n - 1 हो जाता है।
तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का एक कॉन्सेप्ट ये भी है। इसके अलावा जो बाकी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको टेस्टिंग लिमिटेशंस हैं उसके हवाले से भी बता दूंगा, और एक और डेफिनेशन है जो कि मैं बिल्कुल एंड वाला टॉपिक होगा उस वक्त आपको बताऊंगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस विद रेलिवेंट टेस्ट। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ पढ़ ली है वो मैं आपको बता दूं। टेस्ट रिलेटेड टू द मीन एंड प्रोपोर्शन फॉर स्मॉल सैम्पल्स। वी ऑलवेज यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था विलियम सीली गॉसेट की पूरी कहानी, और आपसे कहा भी कि उसको थोड़ा बहुत स्टडी कर लें, प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा जो टेस्ट हैं ऐसे जो कि सिंगल वेरिएंस से रिलेटेड हैं या डेविएशन से, इसके अलावा गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट और टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। तो इन तमाम टेस्ट के अंदर जिस डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज करते हैं वो ना तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो टी डिस्ट्रीब्यूशन है, बल्कि उसको एक नई डिस्ट्रीब्यूशन यानी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे जाना जाता है। दिस इज द ग्रीक नोटेशन ऑफ काई स्क्वायर, क्योंकि काई एक ग्रीक वर्ड है तो वहां पर ये नोटेशन यूज की गई है। इसके अलावा अगर वेरिएंस रेशियोज की बात करें हम, या हम मल्टीपल एवरेजेस की एक साथ टेस्टिंग की बात करें, तो जहां पर वहां पर हम जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन को फिशर्स एफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो रह गई हैं हमारे पास, और इन्हीं के ज़रिए हम बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट कर लेते हैं। अब मैं आता हूँ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, काई स्क्वायर जो है बेसिकली वो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। सवाल ही पैदा होता है व्हाट इज गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ दिस इज गैमा डिस्ट्रीब्यूशन विच इज अबाउट टू डिस्प्ले, लेकिन आप देख लें उसमें लिखा हुआ सिंप्लीफाई बाय सिंप्लीफाइंग द गैमा पीडीएफ बाय पुटिंग अल्फा इज इक्वल्स टू k by 2 and beta is equals to 1 by 2, we can have the PDF of chi-square distribution. Now what is the PDF of gamma distribution? Here it comes. अब आप कहेंगे ये तो बहुत कोई मुश्किल चीज़ आ गई है, हमने तो कई मैथ के फॉर्मूले पढ़े हैं, लिमिट्स एंड फंक्शंस भी पढ़ा है, डेरिवेटिव, इंटीग्रल, डिफरेंशियल सब पढ़े हैं, लेकिन कहीं भी ये इंग्लिश का वर्ड यूज़ नहीं होता था। आप देखें यहाँ पर यूज़ हुआ है ना गैमा अल्फा। तो ये जो गैमा है इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गैमा क्या है। पहले तो इस पीडीएफ को आप पढ़ लें। 1 अपॉन गैमा अल्फा बीटा रेज टू पावर अल्फा x raised to power alpha minus 1 e raised to power minus beta x, where the limit of x starts from 0 and it goes to infinity. Alpha and beta are two positive values which are acting like a parameter in this gamma PDF. अब इसके अंदर जो ये गैमा है, ये गैमा क्या है बेसिकली, ये गैमा फंक्शन है। गैमा अल्फा को दरअसल अल्फा माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिखा जाता है। तो इट्स अप टू यू, आप यहाँ पर गैमा अल्फा लिखें या आप अल्फा माइनस 1 फैक्टोरियल लिखें, बात एक ही है। अच्छा, अब ये गैमा इंटीग्रल, किसी को पता है गैमा इंटीग्रल क्या है? क्या आप लोगों ने अगर कैलकुलस पढ़ी है तो यकीनन आपको पता होगा। एनी आइडिया? नो आइडिया? मैं आपको बता देता हूँ, ये है हमारा दोस्त इंटीग्रल है ये। अब कोई कहेगा यार इतनी मुश्किल इंटीग्रेशन फिर दोस्त कैसे हो गई? क्योंकि आप लोगों ने इंटीग्रेशन, जिन लोगों ने पढ़ी है आप में से, मैं उनसे मुखातिब हूँ, जिन लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ी है उन लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जब दो अदद फंक्शंस मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आ जाते हैं, देखें एक फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर इंटीग्रेशन हो रही है, और डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि लिमिट्स लगी हुई हैं। तो ऐसी सूरत में जो ये एक्सप्रेशन जिस तरह सॉल्व होगा वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहलाता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो बहुत मुश्किल है। इवन कि अगर मुझे भी कह दिया जाए फर्स्ट टाइम में, तो यहाँ पर तो मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेरे लिए भी मुश्किल होगा। तो ये इंटीग्रल, इसका क्या रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने लगा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेबल है वो। ऐसा ना हो कि ये वीडियो जो है इसका टाइम खत्म हो जाए, तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। वैसे आप गेस करें इस पूरे इंटीग्रल का आंसर क्या आना चाहिए। और जो लोग आप में से समझते हैं कि उनकी इंटीग्रेशन बहुत अच्छी है, तो कहते हैं सलाह आम है यारान नुक्तादां के लिए, सॉल्व करें आप जब तक, और अगर सॉल्व ना कर पाएँ तो मैं आपको इसका आंसर इसके बाद वाले पार्ट 2 में बताता हूँ। थैंक यू वेरी